हेलो स्टूडेंट्स। और भाई क्या हाल चाल है? ठीक है ना। देखिए फिज़िक्स का वीडियो बहुत दिनों से बंद था ना, केमिस्ट्री पर मेरा फोकस था। ठीक है ना, टाइम कम मिल पाता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। आज मैं एक 4 चैप्टर की सीरीज़ लेकर आया हूँ। आप सबको पता है 12 मार्क्स के हैं आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, न्यूक्लियाई और स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इनसे क्वेश्चन थ्योरेटिकल, फार्मूला बेस्ड और बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ये 12 मार्क्स के टॉपिक हैं, तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, थोड़ी सी, तो मैं समझता हूँ कि 10 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे। और फिजिक्स में 10 मार्क्स बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो एक सिंगल वीडियो में हम कवर करेंगे। आप पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे भरोसे के साथ बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ देखेंगे व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो देखो आपको यहाँ पर चीज़ें बता दूँ, आपको इसमें करना क्या है। आपको इसमें क्या करना है, मैं पीडीएफ भी इसकी शेयर करूँगा, वो ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है ना, ये इसकी भी पीडीएफ आपके पास आएगी। पहली चीज़ तो आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है, आपको डिफिनीशन माइंड में सेट करना है, दूसरा फार्मूला सेट करना है, और तीसरा फार्मूले को अप्लाई करना है। तीन ही चीज़ इसमें होती है। तो बहुत सिंपल से तरीके से हम चलते हैं। तो हमने क्या कहा कि सिंपल सी बात है, आपका एक मेटल सरफेस है। ठीक है ना, मैं सिंपल सी चीज़ लेता हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका ये मेटल सरफेस है। इस मेटल सरफेस के अंदर, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबको पता है, हाँ होते हैं। उसी इलेक्ट्रॉन को हमको निकालना है, उसी इलेक्ट्रॉन को हमको निकालना है। हम कितनी एनर्जी देंगे कि इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? ठीक है ना, हम कितनी एनर्जी देंगे कि इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, वही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है। आप डिफिनीशन पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या होती है, हम जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे, मिनिमम जो देंगे उसको कहते हैं वर्क फंक्शन होता है। मैं यहाँ सिंपल सी एक बात कहूँ, देखो एग्जाम्पल के तौर पर एक सच्चाई है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, या मेरे अंदर से आपको सच निकलवाना है, मेरे अंदर से आपको सच निकलवाना है। एक थप्पड़ मारा, मैंने नहीं कबूला। दो थप्पड़ मारा, मैंने नहीं कबूला। लेकिन जैसे ही आपने तीसरा थप्पड़ मारा, मैंने सच को कबूल कर दिया। यानी क्या होगा कि मुझे मिनिमम कितना देना पड़ा, 3 थप्पड़ देना पड़ा, तब जाके मैंने सच को कबूला है। तो यही सेम चीज़ होती है कि इलेक्ट्रॉन खुद से तो निकलना चाहेगा नहीं, उसको आपको निकालना पड़ेगा, तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आप वही कितना दे रहे हैं, उसी के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया कि 3 टाइप से होते हैं। एक तो हीट सप्लाई से आप कर सकते हैं, तो हीट का मतलब थर्मो आयनिक एमिशन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड से आप कर सकते हैं, फील्ड एमिशन हो जाएगा। लाइट रेडिएशन देते हैं, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि हमको पढ़ना है। तो पूरी चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये देखो, ये मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल की सरफेस है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको सरफेस की बात करना है कि लाइट का जो रेडिएशन होगा वो कहाँ पर होगा, सरफेस पे होगा। तो सरफेस पे आप लाइट रेडिएट कर रहे हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है फोटो इलेक्ट्रॉन। आइए पढ़ते हैं। जब आप सुइटेबल है ना, सुइटेबल लाइट ऑफ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्यों ली जाती है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी की वजह से ही क्या आती है, एनर्जी आती है। तो कितना आप फ्रीक्वेंसी, कितनी एनर्जी दे रहे हो, सुइटेबल कितना दे रहे हो, अमाउंट दे रहे हो कि आपका इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वही क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि फोटो की वजह से निकला है, आपकी लाइट की वजह से, तो फोटो आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जो करंट प्रोड्यूस होगी, फोटो करंट, तो आपने नाम सुना होगा व्हाट इज द फोटो करंट। वो करंट अलग होती है, ये करंट अलग होती है। ठीक है ना, वो हम लोग पैटर्न जो पढ़ते थे वो बैटरी के थ्रू पढ़ते थे। यहाँ पर हम लाइट की एनर्जी दे रहे हैं, तो फोटो करंट हो जाएगी। ठीक, अब ये 2 पॉइंट आप बहुत अच्छे से समझना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, मैंने स्टार इसलिए लगाया पीवाईक्यू में। मिनिमम फ्रीक्वेंसी, आप कितनी मिनिमम, कम से कम फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है, वही क्या होती है, आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जो एग्जांपल के तौर पे ये देखो, आपका ये आपकी इंसिडेंट है जो हम दे रहे हैं, और मिनिमम मान लो ये V नॉट हो, उसकी मिनिमम मान लो V नॉट कितना है, 10 है, तो हम 10 से ज़्यादा देंगे तभी तो निकलेगा। तो देख लो, जो हम दे रहे हैं इंसिडेंट, और जो उसका मिनिमम देना है उससे ज़्यादा। और एक चीज़ डायरेक्ट आपको बताऊं, लैम्डा और फ्रीक्वेंसी में उल्टा रिलेशन होता है। तो अगर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है। देखो, जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो हम मिनिमम देंगे, और जब हम लैम्डा की बात करेंगे तो उसी का उल्टा कर दो, मैक्सिमम देंगे। कैसे आया है वो देख लो, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक इवेंट ऑफर। देखो C इजकल टू लैम्डा V होता है, हाँ होता है। अगर आप लैम्डा नॉट की बात करोगे, लैम्डा तो क्या C बाई V, तो अगर V नॉट आप मिनिमम दे रहे हो, भाई फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, तो लैम्डा क्या होगा, मैक्सिमम। यानी आपका जो ये आपका है लैम्डा नॉट जी ना, वो मैक्सिमम होना चाहिए, वो ज़्यादा होना चाहिए। तो हम सिंपल सी तरीके से बात करें तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी। और एनर्जी मिनिमम के लिए, है ना, एनर्जी मिनिमम करने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी को मिनिमम करना पड़ेगा और लैम्डा को मैक्सिमम करना पड़ेगा। ये आपको दिमाग में सेट कर लेना है। आते हैं वर्क फंक्शन, ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आप कितनी एनर्जी देंगे कि आपका वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, वही क्या होता है, आपका वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सही बात है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी एक कांस्टेंट आता है जिसे प्लैंक ने दिया था, प्लैंक कांस्टेंट H, सबने नाम सुना होगा। H की वैल्यू इतना होती है, ये आपको याद रहना चाहिए। जैसे ही हम क्या करते हैं, लैम्डा नॉट की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। देखो, अगर यहाँ से आप जो है
सॉरी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालेंगे वी नॉट की। तो अगर आप यहाँ से वी की वैल्यू निकालेंगे सी बाई लैम्डा, तो आपको ये दोनों चीज़ें आना चाहिए कि एच न्यू या फिर न्यू की जगह या फ्रीक्वेंसी की जगह जब सी बाई लैम्डा लिखेंगे तो ये दो फार्मूले आपके दिमाग में सिंपल से होने चाहिए। जब हम एच की वैल्यू रखते हैं, सी की वैल्यू रखते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू डायरेक्ट आपको रट के आना चाहिए 12400। अलग अलग तरीके से लोग लेते हैं, 1240 लेते हैं और अलग अलग, तो मैं सिंपल सा बताता हूँ जो हमेशा यूज़ होगा 12400 अपान लैम्डा नॉट, 12400 अपान लैम्डा नॉट। बस करना क्या है, लैम्डा नॉट को एंगस्ट्रॉम में पुट करना है। एंगस्ट्रॉम का मतलब ये होता है 10 की पावर -10 में, कुछ लोग नैनोमीटर में पुट करेंगे, तो आप फार्मूले को उलझना मत कि वहाँ सर वहाँ तो लिखा हुआ था, यहाँ पर 10 की पावर नैनोमीटर लिखा हुआ था और यहाँ पर 12400 से कोई जगह एक जीरो और बढ़ गया था या एक जीरो और कम हो गया था, तो कुछ भी कर सकते हैं। एक सिंपल एक ये होता है 12400 अपान लैम्डा नॉट। एक दो बार पढ़ोगे आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। गलती ये नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए। आपको दिया रहेगा 10 की पावर -6, लेकिन आपको -6 की जगह -10 के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तब ये फार्मूला आप आसानी से अप्लाई कर लोगे। ईवी ना एंगस्ट्रॉम में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, ये ध्यान देना है। अच्छा, फाई जो है वो इंसिडेंट रेडिएशन पर डिपेंड नहीं करता, जो वर्क फंक्शन होता है वो इंसिडेंट रेडिएशन पे डिपेंड नहीं करता है, वो मेटल की अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है। क्वांटम थ्योरी क्या कहती है समझना, लाइट वेव कंसिस्ट ऑफ स्मॉल टीनी पार्टिकल पैकेट, कि लाइट जो है उसके अंदर क्या है, फोटोन है या क्वांटा है, वो क्या होते हैं, टीनी पार्टिकल ऑफ या पैकेट बंडल। एनर्जी के जो बंडल होते हैं उसे क्वांटा कहते हैं, फोटोन कहते हैं। फोटोन के बारे में कुछ प्रॉपर्टी है, उसको पढ़ लेते हैं। ये तो चार्जलेस होता है, मासलेस होता है, चार्ज नहीं होता, मास नहीं होता, लेकिन जो स्पीड होती है वो किसके बराबर होती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, ध्यान रखना है। रेस्ट मास ऑलवेज जीरो होता है। अब से ये आप कुछ क्वेश्चन आएगा सर व्हाट इज द रेस्ट मास ना, तो रेस्ट मास का मतलब ऐसा मास जो मूव नहीं कर रहा है। रेस्ट मास जीरो माना तो क्या सर मूव करने पर कुछ चेंज हो जाएगा, हाँ एक फार्मूला आता है कि वो हमारे सिलेबस में नहीं, कि मूव करने की आप वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो मास के अंदर कुछ चेंजिंग आती है, और यहीं से वो चीज़ निकली थी टाइम टेबल का पॉसिबल, कि अगर इतनी स्पीड से आप चलने लगे तो मास इंटरचेंज हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें थ्योरीज यहाँ से निकल कर आई थी, आइंस्टीन की जो थ्योरी वगैरह आई थी ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से फोटोन की एनर्जी देखते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू, जैसे ये फार्मूला आया था, E इज इक्वल एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू के बराबर होती है। एच का मतलब प्लैंक कांस्टेंट है ना, प्लैंक ने, और न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा, हाँ। क्या इसको ये भी लिख सकते हैं 12400 अपान लैम्डा नॉट, हाँ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। जब आप इसको जूल में कन्वर्ट करना होगा, यहाँ प्रॉब्लम होती है, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, जबकि एनर्जी किस में होती है, जूल में। तो हमने लिख दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 × 10 की पावर -19 जूल होता है। यानी आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना, इस वैल्यू से आपका जूल आ जाएगा। मोमेंटम, अच्छा इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन कई बार पुटअप किए हुए हैं, बहुत सिंपल तरीके से समझना। मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम जिसे कहते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। तो इसका मास इंटू वेलोसिटी का मतलब क्या होता है भाई, फोटोन की वेलोसिटी क्या है, अभी पढ़ा था, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये पहली इक्वेशन बन गई। आइंस्टीन E इक्वल टू mc स्क्वायर, सबने सुना होगा। यहाँ से मास की वैल्यू निकालेंगे E अपान c स्क्वायर। क्या हम लिख सकते हैं E को hc बाई लैम्डा, भाई हाँ लिख सकते हैं, देखो E को hc बाई लैम्डा लिख सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से c और c कैंसिल हो जाएगा, hc बाई लैम्डा आ गया। क्या मास और लैम्डा में इन्वर्सली रिलेशन है, हाँ, अगर लैम्डा बढ़ेगा तो मास कम होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, भाई रेड का क्या है, वायलेट का क्या है, दोनों में जो है कौन ज़्यादा है कौन कम है, आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी चीज़ क्या है, जब आपके पास मास की वैल्यू यहाँ से आ गई तो आप इस मास की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो C और आपका क्या होगा, यहाँ से hc बाई लैम्डा ना। अब यहाँ से एक चीज़ आप आराम से देख सकते हो, आई थिंक कुछ मिस्टेक है, मैं इसको देखता हूँ। अच्छा यहाँ ठीक है, मिस्टेक ये है थोड़ी सी, ये ठीक है ना, h अपान सी लैम्डा। तो अगर h अपान सी लैम्डा है तो ये c और ये c कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, h बाई लैम्डा। तो आपके पास एक फार्मूला आ गया कि भाई जो मोमेंटम होता है h बाई लैम्डा। तो आप इसको निकाल भी सकते हो, वरना आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि p और लैम्डा में क्या रिलेशन, भाई हाइपरबोला ग्राफ बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्यों, इन्वर्सली रिलेशन है ना। अब यहाँ से ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है कि भाई विव ग्योर, जैसे जैसे आप इधर से इधर बढ़ते जाएंगे रेड की तरफ, आपका लैम्डा बढ़ता जाएगा, तो मास कम होगा और मोमेंटम भी क्या होगा, कम होगा। इंटेंसिटी की बात करते हैं, इंटेंसिटी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर सेकंड, कि एक यूनिट एरिया में, मान लो एक यूनिट एरिया है, पर सेकंड कितना फोटोन गिर रहा है, वही क्या होता है, उसकी इंटेंसिटी होती है। तो दो चीज ध्यान देना है, उस यूनिट एरिया में और पर सेकंड कितना गिर रहा है। इसका मतलब क्या, ये कह सकते हैं कि भाई जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गिरेगा, सही बात है, उतना ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन होगा, अभी पढ़ेंगे उसको। इंटेंसिटी जितना ज्यादा होगा, नंबर ऑफ फोटोन उतना ज्यादा होगा। तो ये आपको ध्यान देना कि इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। अच्छा, इंटेंसिटी क्या है भाई, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। ये फार्मूला देखो, ये नंबर
नंबर ऑफ फोटोन या एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड। तो पर यूनिट एरिया पर सेकंड यहाँ नीचे है, फार्मूला बन गया, ये इंटेंसिटी का बहुत जगह यूज होगा। क्या एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम क्या वो पावर होती है? मैंने पी नहीं लिखा क्योंकि पी मोमेंटम यहाँ लिखा हुआ है। तो पर यूनिट एरिया क्या आपका है? पावर हो गया है, सॉरी पर यूनिट टाइम पावर, यानी पावर बाई एरिया। क्या पावर का वाट होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ से एक चीज़ और समझना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन जरूर बनते हैं। पावर क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम, सही बात है। क्या एनर्जी को लिख सकते हैं एच न्यू बाई टी? हाँ। क्या ये एक फोटोन की है? हाँ, एच न्यू जो है एक फोटोन की है। अगर मैं एक फोटोन की जगह नंबर ऑफ फोटोन ले आऊँ, एन फोटोन ले आऊँ, क्या एन से मल्टीप्लाई कर देंगे? सिंपल भाई, एक के लिए इतना तो एन के लिए इतना। तो हमने क्या किया है, एन बाई टी, जो एन लिखा है एन एच न्यू, एन का मतलब नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड। देखो नंबर ऑफ फोटोन एन पर सेकंड नंबर ऑफ फोटोन इंटू एच न्यू, सही बात है। ये एक तो ये फार्मूला लगा सकते हैं, वरना जो अभी तक देखा गया है हमेशा ये फार्मूला, नंबर आप पूछता है तो ये फार्मूला आप रट लो, MTR तरीका होता है। डायरेक्ट क्या है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड जो आएगा वो कितना आएगा, 5 × 10 की पावर 24, 5 × 10 की पावर 24, पावर इंटू लैम्डा, पावर वाट में रख देना और लैम्डा मीटर में, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। इतना ज़्यादा झमेला न एच की वैल्यू रखनी पड़ेगी, न इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, न पावर की वैल्यू रखनी पड़ेगी, न ये पूछना पड़ेगा इधर उधर से, डायरेक्ट ये फार्मूला आपको रख लेना है। ये वाला क्वेश्चन देखिए ना, एक आपका सोर्स दिया है, लैम्डा आपको दिया है 400 नैनोमीटर। तो आप क्या कर सकते हैं, पहली चीज़ तो आप फार्मूला लगा दीजिए HC बाई लैम्डा, तो वहाँ H की वैल्यू रखनी पड़ेगी, C की वैल्यू रखनी पड़ेगी, लैम्डा की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। वरना दूसरा तरीका ये वाला फार्मूला है, लेकिन इस फार्मूले में मैंने बताया था कि आपको एंगस्ट्रॉम में रखना होता है। ये नैनोमीटर है, एक बार कन्वर्ट करना भी सीख लीजिए, काम आएगा। नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -9। अगर मुझे 10 की पावर -9 को 10 की पावर -10 बनाना है, कितना बनाना, -10 बनाना है, इसका मतलब क्या होगा कि आपको 10 से और डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब माइनस देखो यहाँ पर, अगर आप यानी 400, तो एक और जीरो इधर ले लो, तो 400 की जगह आप क्या करोगे, 4000 लिख दोगे, तो -9 की जगह -10 आ जाएगा। यही चीज़ हुई है ना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ -9 है, यहाँ -10 है, यानी एक 0 या एक 10 को हमने इधर ले लिया, ये 4000 हो गया है, दोनों चीज़ें सेम है। अब यानी ये 4000 एंगस्ट्रॉम हो चुका है, कन्वर्ट करना आप सीख लीजिएगा अच्छे से इसको। हमने सीधे पुट कर दिया 4000 एंगस्ट्रॉम, क्या आया 3.1। फिर एक चीज़ ध्यान के रखना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया है, किस में आया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया है, जबकि हमें किस में चाहिए है, मान लो जूल में, हमें मान लो जूल में चाहिए है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 1.6 × 10 की पावर -19 से, तो सीधा आपको जूल में आ गया। तो मैंने दोनों कन्वर्जन दिखा दिया। बाकी ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा है, आपसे कहा गया है कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप डबल कर दे रहे हैं और इंटेंसिटी को आप ट्रिपल कर दे रहे हैं, तो आपका बताओ जो फोटो करंट आएगा वो कितना आएगा। तो आइए देखते हैं। क्या इंटेंसिटी मैंने लिखा था आपको, एक इंटेंसिटी हमने लिखा था भाई कि एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, फिर हमने लिखा था एनर्जी क्या होती है, पावर अपॉन एरिया होती है। क्या हमने पावर की वैल्यू निकाली थी Nhν, ठीक, Nhν पावर की वैल्यू हमने निकाली थी अपान एरिया। तो सारी चीज़ों देखो आप क्या चेंज कर रहे हो, अगर यहाँ से आप ये n लेते हो, n क्या होगा आपका I/ν, I बाई फ्रीक्वेंसी, I को 3 टाइम कर रहे हैं और इसको 2 टाइम कर रहे हो, क्या 3/2 टाइम, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3/2 टाइम आपका हो चुका है। तो इससे क्या लेना देना है, n इंक्रीज हुआ है 3/2 टाइम, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम भी इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब आपका करंट भी इंक्रीज। तो जितनी टाइम ये इंक्रीज हुआ उतना टाइम करंट। इनडायरेक्टली क्वेश्चन था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। बाकी जितने भी क्वेश्चन है अगर मैं यहाँ लूंगा लिखूंगा टाइम लगता है, तो मैं क्वेश्चन बहुत आसान है, फार्मूला बेस्ड है, तो मैं उसको PDF में शेयर कर दूंगा, ठीक है ना, उसमें पढ़ लेना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो डिस्कवरी की थी हर्ट्ज ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। एक्सपेरिमेंट लेनार्ड ने किया था और एक्सप्लेन आइंस्टीन ने किया है, आगे देखेंगे। तो पहले समझना चीज़ों को, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, कोई सरफेस के पास में एकदम है, कोई अंदर बैठा हुआ है, कोई अलग अलग। इसका वर्क फंक्शन कितना है, 2 है। तो मान लो हम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे हैं, जो सरफेस वाला एकदम जो सरफेस के पास है वो पट से निकल जाएगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी किसके बराबर आ जाएगी, यानी लाइट, जितना हम लाइट दे रहे हैं वो तुरंत निकल जा रहा है। लेकिन जो थोड़ा अंदर बैठे हुए हैं उनकी कम आएगी, और कुछ ऐसे होंगे जो आपस में टकराएंगे, तो इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी आ रही है। यह भी समझना, आगे काम आएगा। एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, एक्सपेरिमेंट है क्या, एक कैथोड है एक एनोड है। लाइट यहाँ से गिर रही है, ये एमिटर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा, कैथोड निगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। ये आपका जो वेरिएबल ऐसी सोर्स है वो है। तो यहाँ से देखना हर एक लाइन इंपॉर्टेंट, ये पूरा पैराग्राफ बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे, तो मैंने पहले ही बताया था, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ेगी, फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, नंबर नहीं बढ़ेगा, समझना, नंबर नहीं बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है ना।
और अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो हमने देखा था कि अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड बढ़ता है। तो आपको दो चीज़ ध्यान देना है, मैं इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा तो नंबर बढ़ेगा, लेकिन अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा तो उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तेज मूव करेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि अगर एनर्जी हमारी वर्क फंक्शन के इक्वल या वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तभी क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, या लैम्डा आपका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। तो ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो, एमीटर से जब इलेक्ट्रॉन जाता है, कलेक्टर उसको करेक्ट करता है, तो भाई जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या आएगा, करंट आएगा, तो फोटो करंट आता है। पहले ही बताया था फोटो करंट आता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली, ये लाइन बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है कि अगर VAC 0 है, कई बार ऐसा हुआ क्वेश्चन आ जाए कि अगर आपका वोल्टेज 0 है तो क्या बताओ कोई करंट आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर आपका वोल्टेज 0 है लेकिन क्या कुछ इलेक्ट्रॉन तो होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे, देखो इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में ये वेरिएबल सोर्स काम करेगा, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन तो ऐसे होंगे जिनको इतनी एनर्जी, जिनके पास है ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले होंगे, वो दौड़ के इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ चले जाएंगे। और अगर वो दौड़कर कैथोड से एनोड की तरफ चले जाएंगे, इसका मतलब कुछ ना कुछ करंट तो आएगा। तो हम सिंपल सी बात कहेंगे कि वोल्टेज के सोर्स 0 होने पर भी कुछ ना कुछ करंट तो आएगा, चाहे थोड़ा आएगा। आगे देखते हैं, अगर हम VAC को बढ़ा रहे हैं तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, जैसे ही ज़्यादा, देखो आपने वोल्टेज को बढ़ाया तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, आपने पुश किया, आपने वर्क किया तो ज़्यादा, ये चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाएंगे मतलब करंट ज़्यादा होगा, और एक वक्त आएगा ऐसा कि करंट मैक्सिमम हो जाएगी, वही क्या होती है, आपकी सैचुरेशन करंट आएगी। ग्राफ को अभी समझते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर इस ग्राफ को अभी समझ लो, हमने कहा कि ये VAC है, इस 0 पर, VAC 0 पर कुछ ना कुछ करंट है, VAC 0 पर कुछ ना कुछ करंट है। जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो, तैसे तैसे आपका करंट बढ़ रहा है, और एक वक्त ऐसा आता है कि आपका सैचुरेशन करंट आ जाता है। अगर आप VAC को रिवर्स कर दो, अगर आप रिवर्स कर दो, रिवर्स का मतलब क्या है, आप एनोड को प्लस की जगह माइनस कर दो, यानी साइंस का चेंज कर दो, बैटरी का टर्मिनल क्या कर दो, चेंज कर दो। अगर बैटरी का टर्मिनल चेंज कर दो और अब आप बढ़ाओ, अगर अब आप बढ़ाओ, वोल्टेज को बढ़ाओ, तो क्या होगा, वो करंट धीरे धीरे फिर डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि आपने रिवर्स कर दिया, डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया है, तो धीरे धीरे डिक्रीज करता जाएगा। देख लो, डिक्रीज यहाँ से डिक्रीज करता 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 जाएगा, और एक वक्त आएगा, ऐसा आएगा कि 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज होता 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 0 हो जाएगा। अच्छा, 0 यहाँ पर निगेटिव में क्यों हुआ, क्यों भाई, यहाँ पॉजिटिव है तो बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, लेकिन निगेटिव में अगर वोल्टेज को बढ़ाओगे बढ़ाओगे बढ़ाओगे, निगेटिव में बढ़ाओगे तो आपका करंट क्या होता जाएगा, 0। एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ करंट क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। उसे ही कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल एट विच IP बिकम 0। अब आपको ध्यान क्या देना है, कुछ चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। पहली चीज़ तो क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि जो निगेटिव, ये निगेटिव, आपको निगेटिव पे ध्यान देना है। यहाँ पर ग्रेजुअली करंट डिक्रीज, जब आप इस क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। मिनिमम कितना आप मिनिमम दे रहे हो, इस पे भी अंडरलाइन कर लो, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है V0 पे, जो सबसे तगड़ा वाला मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला है, वो भी स्टॉप हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स कितना आएगी, EV0 ना, इलेक्ट्रॉन इंटू V0, वही क्या होगा, आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगी। ये आपको बाद में यूज़ होगा, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। तो ग्राफ को समझना, निगेटिव पे अंडरलाइन कि निगेटिव पे 0 हो रहा है, ठीक है ना, ये ध्यान देना। ये टॉपिक देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से फ्रेम होंगे। बहुत ध्यान से समझना इस टॉपिक को, बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत होने की भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, समझना। पहला कर्व हमने लिया है करंट और इंटेंसिटी का, तो ध्यान से समझना। एनर्जी ऑफ फोटोन hν, क्या ये एक फोटोन की एनर्जी होती है, हाँ। अगर हम नंबर ऑफ फोटोन ले लें तो सिर्फ क्या करना है, n से मल्टीप्लाई कर देना है, टोटल आ जाएगा, ठीक है। अगर हम देखो, कंफ्यूज पहली बात तो नहीं होना है कि यहाँ पर I का मतलब इंटेंसिटी है, I का मतलब इंटेंसिटी। अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा, ठीक है। अब समझो, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ रहा है लेकिन एनर्जी एक फोटोन की सेम है, नंबर सिर्फ बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, तो करंट बढ़ेगा। यानी इंटेंसिटी को बढ़ाने पर इनडायरेक्टली आपका करंट बढ़ेगा। तो हर चीज़ को सिंपल करते हुए चलना, ठीक है ना। करंट और वोल्टेज की बात करते हैं, दो केस बनेगा, एक में इंटेंसिटी वेरी करेगी और एक में इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, समझना। अगर इंटेंसिटी वेरी कर रही है, इसका मतलब I सैचुरेशन भी वेरी कर रहा है, करंट का मतलब I सैचुरेशन ना। एक वक्त के बाद जाने के बाद क्या होगा, I सैचुरेशन हो जाएगा, पहले ही बताया जा चुका है आपको, ठीक, I सैचुरेशन हो जा रहा है। अब समझना चीज़ों को, I सैचुरेशन। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, इसका मतलब एनर्जी कांस्टेंट है,
मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है और इसका मतलब वी नॉट कांस्टेंट है। क्यों? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई वी नॉट, पहले ही बताया था। अब यहाँ समझना, ग्राफ, सारे ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। हमने कहा ठीक है ये आपका ग्राफ है, वी नॉट आपका क्या है, सेम। अगर वी नॉट आपका मान लो वी नॉट क्या सेम है, कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी आपका सेम है, ठीक है ना। तो वी नॉट किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वी नॉट सेम है, लेकिन यहाँ पर 3 ग्राफ दिया हुआ है, I1 इंटेंसिटी, I2 I3, आई सेचुरेशन ये पूरा दिया हुआ है। हमको पता है कि जो आई सेचुरेशन है 3 वाले का ज़्यादा है भाई, ऊपर करंट है ज़्यादा है, आई सेचुरेशन ज़्यादा है, उसके बाद सेकंड वाला, उसके बाद फर्स्ट वाला, ठीक है। अगर करंट जिसका ज़्यादा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसका मतलब फोटॉन ज़्यादा आए होंगे, फोटॉन ज़्यादा आए हैं इसका मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो हम उल्टा भी कर सकते हैं, इंटेंसिटी ज़्यादा, फोटॉन ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, करंट ज़्यादा, पढ़ चुके हैं पहले ही। इसमें क्या है, इंटेंसिटी कांस्टेंट है मतलब सैचुरेशन करंट कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है इसका मतलब वी नॉट वेरिएबल है। जैसे देखो वी नॉट 1, वी नॉट 2, वी नॉट 3 अलग अलग है, लेकिन इन सब के क्या करंट कितने हैं, सबके सेम है, सैचुरेशन करंट सेम है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि आप इस तरफ जाएंगे तो निगेटिव है तो निगेटिव में कम होगा, जैसा कि हम जानते हैं -3 उससे ज़्यादा होता है, -2 उससे ज़्यादा होता है, फिर आपका -1। लेकिन यहाँ पर निगेटिव सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, वैल्यू नहीं बता रहा, सिर्फ डायरेक्शन। तो हमको पता है वी नॉट 3 ज़्यादा है, फिर वी नॉट 2, फिर वी नॉट 1। तो वी नॉट ज़्यादा है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रही होगी, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रही होगी। तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली चीज़ों को देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें। उसके बाद इंटेंसिटी और सोर्स है, अगर इंटेंसिटी वेरी करेगी तो नंबर ऑफ फोटोन वेरी करेंगे, पहली बात हो गई है। अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए, क्वेश्चन आता है कि अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए, सोर्स के बीच में और मेटल के बीच में, जाहिर सी बात है इसका मतलब इंटेंसिटी कम होगी। कितना कम होगी, तो एक फार्मूला डायरेक्ट आता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d², ज़्यादा आपको याद करना है। यानी अगर आप डिस्टेंस को 2 गुना करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, तो इंटेंसिटी 4 गुना कम हो जाएगी। अगर इंटेंसिटी कम होगी इसका मतलब सैचुरेशन करंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन, क्या आइंस्टीन ने क्या एक्सप्लेन किया था, मैंने बताया था ना कि एक्सपेरिमेंट लेनार्ड किया था, हमने देख चुके ये पूरा। और एक्सप्लेन की बात करते हैं तो आइंस्टीन आते हैं। उन्होंने कहा ये आपका वर्क मेटल है, वर्क फंक्शन होता है, पहले ही सारी चीज़ें देख चुके हैं। तो उनके अकॉर्डिंग जो आपकी एक फोटोन की एनर्जी है, जो एक फोटोन की एनर्जी है, पहली चीज़ तो वो वर्क फंक्शन में जाती है, सही बात है, वर्क फंक्शन में जाएगी। हमने कहा था भाई वर्क फंक्शन में जितना मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक तो नहीं निकलेगा, उससे ज़्यादा आपको देना पड़ेगा। यानी जो टोटल एनर्जी है उसकी, वो एक तो पहली बात इसमें जाएगी वर्क फंक्शन में, दूसरा कुछ ना कुछ कोलिजन की वजह से लॉस होता था, हाँ हमने देखा था लॉस होता था, तीसरा उसकी काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। यानी मैं सिंपल कहूँ, एनर्जी आई पहले इसके वर्क फंक्शन में गई, उसको निकलवाया, ठीक है ना, वहाँ एनर्जी लगी, फिर कोलिजन हुआ, कुछ ना कुछ लॉस हुआ, उसमें गई, अब जो बची एनर्जी है उसी काइनेटिक एनर्जी में चली गई। तो आप तीनों को ऐड कर दो, इन तीनों को ऐड कर दो, आपकी एनर्जी निकल आएगी। लेकिन हम हमेशा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आइडियल कंडीशन मानते हैं, तो आइडियल कंडीशन में हीट लॉस नहीं होगा। और अगर हीट लॉस नहीं होगा इसका मतलब ये फार्मूला आ गया कि जो आपकी एनर्जी है वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के फॉर्म में जा चुकी। ये एक फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन की बात हो रही है, क्योंकि हम एक फोटोन की बात कर रहे हैं, समझना, हम एक फोटोन की बात कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स आपका ईवी नॉट होता है, पहले ही देख चुके हैं। अब यहां से ये ना, यही इतना फार्मूला है, इस फार्मूले से 50 क्वेश्चन बनते हैं। सोचो क्यों, सिर्फ इधर से उधर, उधर से इधर, बहुत सारी चीजें देखेंगे। पहली चीज काइनेटिक एनर्जी यहां से निकाले क्या आएगा, E - phi, हाँ सही बात है। E को लिख सकते हैं hν और phi को hν0, क्या hν को hc/λ, हाँ ये सारी चीजें लिख सकते हैं, और यही सारी चीजें लिखकर यहाँ लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी eV0 और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ आ गई, तो हम E को यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो कुछ किया नहीं, बस इधर से उधर ट्रांसफर करते गए। ये VIP मैंने डाला है, VIP का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये फुल फॉर्म पे मत जाना, वेरी इंपॉर्टेंट समझना। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी का हम लोग ग्राफ देख रहे हैं। ग्राफ कैसे बनाया जाता है उसको एक तरफ सीख लो, एक क्वेश्चन बताऊंगा, सीख लो ग्राफ कैसे, ताकि आप खुद बना सको। ये आपने कहा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, E - phi होती है, सही बात है, E - phi होती है। आपके y एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी है, ये सबको पता है, y = mx + c, यही दिमाग में रखना है, y = mx + c। तो y एक्सिस पर लेकर आओ किसको, जो y एक्सिस पे हो, काइनेटिक एनर्जी हाँ है, और बाकी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। अब hν, अब सोचो जो mx, x का मतलब जो x एक्सिस पे होगा, यहाँ क्या है आपका फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है। तो जो फ्रीक्वेंसी x के साथ होगा वो m है, मतलब क्या है, स्लोप है। तो h का मतलब स्लोप है, तो h पॉजिटिव है, मतलब स्लोप पॉजिटिव है, और किसके बराबर है, आपके tan थीटा के बराबर, और उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है, h के बराबर है। -c, जबकि यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर क्या होता है, प्लस।
लेकिन इसका मतलब क्या होगा, सी क्या होगा, निगेटिव होगा, सी क्या होगा, निगेटिव होगा, और कितना होगा, फाई के बराबर होगा। सी क्या होता है, इंटरसेप्ट, यानी जो आप स्लोप बनाएंगे, जो आप ग्राफ बनाएंगे, वो कहां पर जाकर कट कर रहा है, वो कहां पर जाकर कट कर रहा है। जैसे इस ग्राफ में ये कट कर रहा है, इसका मतलब ये इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट है, यहां ये कट रहा है, जहां कट रहा है वहां इंटरसेप्ट है, तो नीचे यहां निगेटिव है, इसलिए निगेटिव में कट कर रहा है, और उसकी वैल्यू कितना है, फाई के बराबर है। ये चीज आपको, तो दो ही चीज आपको ध्यान देना, एक तो ये चीज ध्यान देना है, दूसरा उसका स्लोप कितना है, एच के बराबर है, और एच एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। जैसे मैंने लिए कॉपर और एल्युमिनियम, कॉपर का अलग वर्क फंक्शन होगा, भाई मटेरियल अलग है तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, एल्युमिनियम का अलग वर्क फंक्शन होगा, और अगर वर्क फंक्शन अलग है इसका मतलब ये इंटरसेप्ट अलग अलग है, अलग अलग जगह पर दो ग्राफ कटेगा बनेगा, लेकिन सबका स्लोप क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि स्लोप डिपेंड नहीं करता, स्लोप की स्पेसिफिक क्या है, एच की वैल्यू। यहाँ पर वी नॉट और फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो हमने कुछ वही सेम चीज यूज किया, हमने कहा काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या है, ई वी नॉट, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में था, यहाँ पर बस उसको वी नॉट के फॉर्म में लाना है। तो जब हम वी नॉट के फॉर्म में लेकर आए, लेकिन हमें ई नहीं चाहिए, समझना, हमें ई नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वी नॉट चाहिए, तो हमने ई को सब में डिवाइड कर दिया। इस बार सब कुछ सेम है, बस क्या आया है आपका एच बाई ई, यहाँ पर h आता था, यहाँ हमने e से डिवाइड किया h बाई ई, यहाँ फाई आता था, यहाँ फाई बाई ई आता है। तो आपको यही चीज़ ध्यान देना है, एक तो स्लोप ध्यान देना, फिर से कह रहा हूँ, एक तो आपको फाई ध्यान देना है। कैसे बनाया है, y इक्वल टू mx प्लस c से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ PYQ आपके हैं, PYQ बहुत सारे थे लेकिन ना ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपके सारे कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहला, ये आपको दिया हुआ है, तो आपको देखो ग्राफ है ये 1, तो 1 और 2, 1 2 3, 1 और 2 यहाँ ओवरलैप कर रहा है, और ये क्या होता है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, तो यानी 1 और 2 का वी नॉट सेम होगा, यानी मटेरियल सेम होगा, क्योंकि वी नॉट किस पर डिपेंड करता था भैया, काइनेटिक एनर्जी पर। काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती थी, उसकी फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी यानी सेम है, तो मटेरियल यहाँ पर सेम है। अब यहाँ पर क्या है, दो 3, ये आपका तीसरा और दूसरा, दूसरा और तीसरा अगर ध्यान से आप नहीं, सॉरी पहला और तीसरा ना, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें पहला और तीसरे को आप ध्यान से देखेंगे इस पर, तो यहाँ जाकर क्या है, सैचुरेशन करंट क्या आती है, सेम आती है। सैचुरेशन करंट सेम आती है, इसका मतलब क्या होगा, इंटेंसिटी आपकी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर कि इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस। एक बीम है लाइट की, अगर वो इंसिडेंट हो रही है, पहली चीज, ऑल एमिटेड इलेक्ट्रॉन सेम, क्या जितने भी इलेक्ट्रॉन इसके एमिट हो रहे हैं क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, हाँ बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी सेम है। क्यों, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, भाई काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर, और फ्रीक्वेंसी सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि आपकी मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है, ठीक है ना, एक ही फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन है, इसलिए क्या है, सेम है। क्या सारे, दूसरा काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, सही बात है, काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है, नंबर ऑफ फोटोन डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी पर। तो मैंने सिंपल तरीके से पीछे भी बताया है, एक बार फिर से बता देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन है, इसका नंबर कितना है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, नंबर ज़्यादा होगा तो करंट भी ज़्यादा आएगा। और काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। ये क्वेश्चन आपका तीसरा वाला है, आपको लैम्डा दिया हुआ है, एंगस्ट्रॉम में पहले से दिया हुआ है, फाई यानी वर्क फंक्शन दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है काइनेटिक एनर्जी कितनी है, फार्मूले में पुट करो तो 3 फार्मूला, 1 2 एनर्जी या लैम्डा के फॉर्म में, या फिर डायरेक्ट हमारा 12400 अपान लैम्डा, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, डायरेक्ट निकाल देंगे तो आपका काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको अप्लाई करना आना चाहिए, हमें कौन सा फार्मूला कब अप्लाई करना है, ठीक। जूल में होता तो हम इसको जूल में कन्वर्ट कर देते। फिर दूसरा क्वेश्चन, अगर इंटेंसिटी को डबल कर दिया जाए तो क्या होगा, क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से आया जा चुका है, मैं सब कुछ यहाँ लिख दिया है। ये आपको ध्यान से आपको देखना है, ग्राफ किसके किसके बीच में दिया हुआ है, ये वी नॉट और वी के बीच में दिया हुआ है। जहाँ कट करता था मैंने बताया था, जहाँ कट करेगा वो क्या होता है, आपका वर्क फंक्शन होता है। ये अब खुद सोचो, वर्क फंक्शन है यहाँ तक, यहाँ एक का वर्क फंक्शन ये है, एक का वर्क फंक्शन ये है, तो किसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है, M2 वाले का वर्क फंक्शन क्या है, ज़्यादा है, ये आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो M2 वाले का वर्क फंक्शन ज़्यादा है, यानी इसको ज़्यादा एनर्जी लेनी पड़ी, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी लेनी पड़ी, ज़्यादा एनर्जी लेनी पड़ी है इलेक्ट्रॉन को निकालने में, ठीक है ना। ये वर्क फंक्शन बहुत ज़्यादा है, जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा आएगा उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा आएगी, पहली चीज़ तो ये हो गई, ठीक। दूसरा, स्लोप क्या आता था, क्या इस अगर डायरेक्ट ग्राफ में आपको याद हो, वी नॉट वाले ग्राफ में स्लोप h/e आता था। h/e एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है जो M1 M2 पर डिपेंड नहीं करेगी, सारे मटेरियल के लिए क्या होगी, वो सेम होगी स्लोप की वैल्यू, तो ये ध्यान देना है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा
ज़्यादा है। आपसे पूछा जा रहा है कि आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था उसमें उसने क्या क्या यूज़ किया था, क्या क्या थ्योरीज यूज़ की थी, क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहला क्या है, इन द इंटरेक्शन ऑफ फोटोन विद द फ्री इलेक्ट्रॉन इंटायर एनर्जी ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब, सारी की सारी फ्री एनर्जी क्या होती है आपकी, एब्जॉर्ब हो जाती है। या फिर आपका दूसरा पॉइंट क्या था, जो फोटोन की एनर्जी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी नंबर पर डिपेंड करता है, टोटल जो एनर्जी होती है या मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट होता है। तो ये अच्छा, ये वाला क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें वही सेम चीज़ है, थोड़ा सा अलग से लिख दिया गया है कि आइंस्टीन का जो पूछा जाएगा इक्वेशन क्या होगा, तो हम लिख देंगे इक्वेशन ये होता है। इसको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वेव थ्योरी किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, जो आइंस्टीन एक्सप्लेन कर ले जाता है। पहली चीज़ हमने देखा था कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे, वर्क फंक्शन के नीचे अगर आप एनर्जी देते हो तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन निकलने की जो संभावना वो खत्म हो जाती है, नहीं होती, इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होता है। दूसरा हमने कहा था कि भाई एनर्जी ऑफ फोटोन जो डिपेंड करती है इंटेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो फ्रीक्वेंसी पर यानी एनर्जी पर डिपेंड करेगी। दूसरी चीज़ हमने कहा जो इंटेंसिटी होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ज़्यादा निकलेंगे वो इसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती है। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करता है। तो ये पूरी चीज़ें आपकी क्या हो चुकी हैं, आपका क्या ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म हो चुका है। यहाँ पर हम मैटर वेव को लेकर चलते हैं और जो भी इसके क्वेश्चन होंगे मैं इस क्वेश्चन को PDF में भेज दूंगा, आप उसमें ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये देखिए आपका सेकंड पार्ट है, ठीक है ना, मैटर वेव। पहली चीज़ तो मैं बता दूं, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ठीक है ना। एक लाइट का वेव नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर है, दो नेचर होता है। तो वेव नेचर को हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। पार्टिकल नेचर कैसे बताते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, रामन इफेक्ट। ये दोनों सिलेबस में नहीं है, बाकी चारों सिलेबस में, ये भी अब कट गया है पोलराइजेशन, ठीक है ना। मैटर वेव क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लुइस डी ब्रॉगली, वेव एसोसिएटेड विद एवरी मूविंग पार्टिकल। हर मूविंग पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, मैटर वेव कहते हैं। सिंपल सी चीज़ है। कौन सी वेव एसोसिएटेड होती है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, कि जो आपका वेव होती है h/p, h प्लैंक कांस्टेंट, p पार्टिकल की क्या होता है, मोमेंटम होता है, p इज इक्वल टू mv, ये सारी चीज़ें। अब मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ आपसे, ये जितना भी चीज़ें आपका 8 पॉइंट लिखा हूँ, 8 पॉइंट आपका है, अगर आपने 8 पॉइंट को रट लिया सही तरीके से, फार्मूला है, अगर 8 पॉइंट को सही से रट लिया, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, फिर 2-3 छोटी छोटी चीज़ें बची रहेंगी, ठीक है ना। पहली चीज़ क्या आती है, प्रूव्ड बाय डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। कोई काम नहीं, एक्सपेरिमेंट का मैं PDF शेयर कर दूंगा, वैसे कोई काम नहीं है अब एक्सपेरिमेंट वगैरह का। तो एक तो आपको ग्राफ कैसा है, लैम्डा और p में भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये ऊपर है ये नीचे है, तो हाइपरबोला। अगर 1/p लेते हैं भाई, 1/p ले लिया तो क्या होगा, 1:1 का रेशियो होगा। 1/p जब लेंगे तो ग्राफ सीधा आएगा, ठीक है ना। P इक्वल टू mv, हाँ ठीक है। फिर काइनेटिक एनर्जी क्लास 11 में पढ़ते हैं, p²/2m ना, p²/2m का, जिसे होती क्या है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv। कैसे आया है एक बार मैं खाली दिखा देता हूँ जल्दी से। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है। अगर यहाँ से हम क्या करते हैं, आपका यहाँ से सिंपल सी चीज़ है काइनेटिक एनर्जी का, अगर हम मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मास से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, m²v²/2m, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है, p², देखो mv p², तो p²/2m हो जाता है ना, सिंपल सी चीज़। तो आपको फार्मूला याद रखना है काइनेटिक एनर्जी का, एक तो p²/2m, तो यहाँ से p की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2m काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। और मान लो ये वोल्टेज v है, यहाँ पर v अलग था, पोटेंशियल ये अलग सा है, यानी इसको क्या कहते हैं हम लोग, पोटेंशियल कहते हैं। v और 0, किसी भी चार्ज इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल, किसी भी चार्ज को जो है आप किसी पोटेंशियल के अंदर एक्सेलरेट करवाएंगे, तब क्या काइनेटिक एनर्जी क्या आती है, QV के बराबर आती है। किसके बराबर आती है, Q इंटू V के बराबर आती है। तो इतना आपको याद रखना है। अगर इतना भी नहीं आप याद रख पा रहे हैं तो डायरेक्ट ये याद रख लीजिए, लैम्डा h/p। p की जगह क्या आएगा, देखो सब चेंज किस में होगा, p में। एक बार p की वैल्यू mv, उसकी वैल्यू 2m काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी क्या वैल्यू होती है, q इंटू वोल्टेज, q इंटू जो वोल्टेज है। ये आप याद रख लेंगे, अप्लाई करना सीख जाएंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिख दी, पार्टिकल, मास, चार्ज, इलेक्ट्रॉन उसका मास उसका चार्ज, प्रोटॉन 1h1, ठीक है ना, और इसका मास इसका आपका चार्ज जो है। न्यूट्रॉन क्या होता है, 1h2, इसका चार्ज तो इतना ही रहेगा, लेकिन मास देखो, मास ये होता है ना, मास 2 गुना है। अल्फा में क्या है, 2He4, तो चार्ज 2 गुना हो गया है लेकिन मास 4 गुना हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। उसके बाद आते हैं हम, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर आता है कि लैम्डा इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 12.27 अपान अंडर रूट में वोल्टेज, अंडर रूट में जो क्या होगा, वोल्टेज होगा, जो कि क्या होगा, एंगस्ट्रॉम में होगा। इस रूट वोल्टेज को अगर हम ऊपर करना चाहें, ऊपर का मतलब ये है अगर सबको वोल्टेज में लिखना चाहें तो क्या करेंगे, 12.27 उसका कर देंगे 150 आएगा, कितना आएगा, 150 आएगा।
गैस मॉलिक्यूल है तो गैस मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी कितना होता है 3/2 kT होती है। ये कहाँ होता है, क्लास 11th में आपने अगर सही से पढ़ा हो, ठीक है ना, इतना ध्यान दिलाया नहीं जाता। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आता है 3/2 kT आता है। कैसे, डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में आता है। ये 3 हमने किसका लिया है, आपका ट्रांसलेशन, ठीक है ना, या मोनोटॉमिक गैस हमने लिया है। तो सिंपल सी चीज़ें आप याद रखो, 3/2 kT काइनेटिक एनर्जी की जगह 3/2 डालोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा। और लास्ट चीज़ क्या आती है, मैग्नेटिक फील्ड। इसमें भी आता है कि मैग्नेटिक फील्ड को आप सेंट्रीपिटल फोर्स को बराबर कर दो, ठीक है ना। तो फार्मूला क्या आता है, H/QBr, H/कबर। हमने क्या याद किया था, कैसे, H/कबर। ये आपका लास्ट पार्ट इस चैप्टर का है, देखिए ध्यान से, एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर क्वांटाइजेशन। तो आपका क्या कहा जा रहा है कि डी ब्रॉगली क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होता है रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन फॉर्म ऑफ स्टेशनरी वेव। तो डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग जो आपका इलेक्ट्रॉन था वो वेव नेचर का है, यानी वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट हुज सरकमफेरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है हुज ऑर्बिट जिसका सरकमफेरेंस, यानी पूरा जो सरकमफेरेंस होता है 2πr होता है, n लैम्डा के बराबर होता है। n का मतलब 1 2 3 इंटीग्रल मल्टीपल, यानी 1 2 3 है ना। तो इतना आपको ये 2 पॉइंट याद रखना है, 2πr इक्वल टू n लैम्डा। यानी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या होगा r1, तो यहाँ पर n1 ऐसे करके। तो अगर nth ऑर्बिट है तो ये हो जाएगा, और लैम्डा की वैल्यू h/mv। तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम निकल आता है mvr। mv क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। r से मल्टीप्लाई कर दिया तो एंगुलर मोमेंटम, nh/2π होता है, ठीक। उसके बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, थ्योरेटिकल पार्ट सारे हैं, समझा देता हूँ एक बार खाली। बोर क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल होता है, और किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को आप डिटरमाइन कर सकते हैं। भाई कोई एक पार्टिकल है, मान लो ये पार्टिकल आपका है, चलो ये गोलू मोलू से मान लो ये आपका पार्टिकल है, तो आप इसका क्या करेंगे, आप इसका मोमेंटम और पोजीशन को कहते हैं, हाँ यहाँ है पोजीशन है। लेकिन डी ब्रॉगली क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वेव होती है, और वेव पूरे स्पेस में फैली होती है, पूरी जगहों पर। मान लो ये पूरा कमरा है, पूरे कमरे में वेव फैली हुई है, तो क्या आप उसकी पोजीशन को और मोमेंटम को एक्यूरेट बता पाओगे, कभी नहीं बता पाओगे। तो उन्होंने सहारा लिया डी ब्रॉगली का, किसका सहारा लिया, डी ब्रॉगली सॉरी हाइजेनबर्ग का सहारा लिया उसको एक्सप्लेन करने में 1927 में। तो इट इज़ तो उन्होंने क्या दिया कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर एग्जैक्ट पोजिशन, यानी तो मैं ये कह रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो स्पेस में फैला हुआ है वेव नेचर के अकॉर्डिंग, तो उसकी वजह से आप उसकी पोजीशन को निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है ना। ये चीज़ हो गई। अगर अनसर्टेनिटी हम किस चीज़ में, यानी किस चीज़ में अनसर्टेनिटी मेजर कर रहे हैं, पहला तो क्वेश्चन बन सकता है डेल्टा एक्स में, यानी उसकी पोजीशन में और उसके मोमेंटम में, जिसकी वैल्यू कितनी आती है h/4π की इक्वल अप्रॉक्स आती है। अगर हम डेल्टा एक्स को जीरो कर दें, यानी अनसर्टेनिटी रह ही ना जाए, हम कह रहे हैं सर्टेन है, कोई भी चेंज नहीं है, डेल्टा एक्स जीरो है तो डेल्टा पी इनफाइनाइट हो जाएगा, और अगर डेल्टा पी जीरो है तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर इस दो क्वेश्चन है, तो ठीक है ना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करिए। दो क्वेश्चन अच्छे मैं उसको सिंपल सा आपको सॉल्व करा रहा हूँ, फार्मूले पे ही क्वेश्चन बनते हैं, उससे बाहर इसमें क्वेश्चन नहीं बनते हैं। देखना, काइनेटिक एनर्जी आपको दी हो 600 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, Q और V के बराबर होती है जब उसको एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है ना, हो गया। Q मतलब चार्ज, कितना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। वोल्ट कितना आ जाएगा 600। यानी बहुत सिंपल तरीके से मैं कहना चाहूँ, जितना काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी होगी उतना ही क्या होता है, वही आपका क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है ना। लैम्डा कितना आ जाएगा 150/600, ये मैंने बताया था 150/600, यानी अंडर रूट में 1/4, तो 1/2 किस में आता था, एंगस्ट्रॉम में, ये भी ध्यान रखना है। सबसे बेस्ट और फेमस क्वेश्चन, सबसे ज्यादा बनने वाला क्वेश्चन, इसी के अकॉर्डिंग हर जगह सबसे ज्यादा क्वेश्चन, रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन एंड अल्फा। यहाँ प्रोटॉन अल्फा लिया है, न्यूट्रॉन अल्फा ले सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ले सकता है, इलेक्ट्रॉन, कुछ भी कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। पहला सेम स्पीड, जब हम स्पीड की बात करते हैं, स्पीड, ठीक है, लैम्डा चाहिए स्पीड। स्पीड किस फार्मूले में आती है, मोमेंटम वाले, p = mv वाले में। तो वेलोसिटी क्या आपकी है, यहाँ पर स्पीड सेम दी हुई है, अगर स्पीड सेम है मतलब लैम्डा और m में उल्टा रिलेशन है, तो उल्टा रिलेशन है, देख लो। तो लैम्डा अगर p ऊपर आएगा तो उसका मास कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अल्फा का मास 4 गुना होता है तो 4 गुना हो जाएगा, यानी ये रेशियो आपका आ गया। काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला लगाओ, √2m काइनेटिक एनर्जी, के काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, यानी √m पे डिपेंड कर रहा है, यानी यहाँ पर m पर, यहाँ पर √m पे डिपेंड कर रहा है। तो 4/1 तो √4/1 मतलब 2/1 आता है। ये सबसे है एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल, ये सबसे बेस्ट है अगर एक्सेलरेशन बाय सेम पोटेंशियल। जब पोटेंशियल की बात करेंगे तो हम ये फार्मूला लगाएंगे 2m काइनेटिक एनर्जी qv वाला। तो यहाँ पर मास क्या है आपका, तो 2 कांस्टेंट है, v क्या आपका दिया है, कांस्टेंट दिया हुआ, तो मतलब मास और q पे डिपेंड कर रहा है,
तो मल्टीप्लाई कर दो, इसका मास, इसका चार्ज, इसका मास, इसका चार्ज, तो √8 बना जाएगा। ये पूरा आपका हो गया है पूरी की पूरी चीज। अब अगला हम लोग चैप्टर देखने जा रहे हैं न्यूक्लियाई। ये देखिए आपका अगला चैप्टर आपका है न्यूक्लियाई। बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत ज़्यादा। तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर को ध्यान से समझना है। हम चलते हैं, सबसे पहले हम न्यूक्लियस की बात करते हैं। आइए आपको थोड़ा बता देते हैं, ठीक है ना। आगे पढ़ेंगे रदरफोर्ड का मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम वगैरह में। अभी समझिए, ये पूरा मैंने माना आपका एटम है। आपको पता है एटम के चारों तरफ ऑर्बिट होती है, उस ऑर्बिट में कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन आपका घूमता है, ठीक है ना। उसके अंदर एक जो है कंसंट्रेटेड जो होता है गोल गोल सा, वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो अपने पास 3 पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है। और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो उन्हें न्यूक्लियॉन कहलाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये आप ध्यान देना, न्यूक्लियॉन मतलब न्यूक्लियस के अंदर, और कौन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो है क्या है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ेंगे। ऑब्जर्व टोटल मास ऑफ एटम सिचुएटेड एट स्मॉल चार्ज। टोटल जो मास होता है उसको माना जाता है कि वो कंसंट्रेटेड जगह पर है, एक जगह बीच में है, उसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। साइज कितनी होती, एटम की साइज 10⁻10 मीटर यानी 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। न्यूक्लियस की साइज कितनी होती है, 10⁻15 होती है, मतलब 10⁵ यानी 1,00,000 गुना जो है वो कम होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एटम की साइज न्यूक्लियस के मुकाबले में कितनी है, 1,00,000 गुना बड़ा है, लेकिन न्यूक्लियस की साइज कितना है, 1,00,000 गुना छोटी है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ये मैंने x का सिंबल है, नीचे z होता है एटॉमिक नंबर जिसे कहलाता है, और वो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। एग्जांपल के तौर पे जब हम न्यूट्रल एटम लेते हैं, मान लो ऑक्सीजन एक न्यूट्रल है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। तो 8 प्रोटॉन है और 8 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है एटॉमिक नंबर, मतलब 7 ही प्रोटॉन है और 7 ही न्यूट्रॉन है। न्यूट्रल की बात कर रहे हैं। ऊपर जो लिखा होता है उसे क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कह लेते हैं, मास नंबर कह लेते हैं। इसका मतलब टोटल न्यूक्लियॉन कितने हैं, और न्यूक्लियॉन में देखो कौन आता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। यानी न्यूक्लियस का मास कितना है, न्यूक्लियस के अंदर वालों का मास कितना है, वही क्या होता है, मास नंबर होता है। A = N + P। A = क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब यहां से आपका एक फार्मूला आता है भाई, ए क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर है। तो मैंने प्रोटॉन को Z मान लिया, देख लो एटॉमिक नंबर भाई प्रोटॉन के बराबर होता है। तो क्या यहां से न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या आ गई, A - Z। यानी बहुत सिंपल तरीके से मैं कहूं, इन दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। इन दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, वही हमें देखना है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, बहुत ध्यान समझिएगा चीजों को। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की वैल्यू कितनी होती है, R0 A⁻1/3। तो R0 की वैल्यू कितना है, 1/2 × 10⁻15 मीटर। और -15 वाले क्या कहते हैं, फर्मी कहते हैं। जैसे आपको यार माइक्रो मतलब -6, नैनो मतलब -9, पीको मतलब -12 और फर्मी मतलब -12 होता है, 15 होता है ना। तो फर्मी आपको यहाँ याद रखना है। इसको कैसे निकाला जा सकता है, R1/R2 क्या होती है, A1/A2 और 1⁻3। तो इस पर क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम कितना होता है, 4/3πr³ होता है। सबको पता है स्फेरिकल होता है ना, स्फेयर जैसा बड़ा, उसका 4/3πr³। तो 4/3π r की वैल्यू यहां से पुट करोगे तो कितना आएगा आपका, A⁻1/3 का होल क्यूब। तो यानी आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम होता है वो A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी V1/V2 = A1/A2, ठीक है ना। मास ऑफ न्यूक्लियस को ध्यान से समझिएगा, AMU में मेजर किया जाता है। और अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा तो AMU का मतलब क्या होता है, 1/Na। कितना होता है, 1/Na होता है। Na की वैल्यू इतनी होती है, यहां से निकल के आ जाएगा आपका पूरा 1.66 × 10⁻24 ग्राम। ग्राम में जब आएगा तो ग्राम से अगर किलोग्राम में हम बदलते हैं तो -27 हो जाएगा। भाई -24 है, ग्राम से किलोग्राम में आप बदल रहे हैं ना, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो -24 और यहाँ -27। तो मास ऑफ प्रोटॉन अप्रॉक्स मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अच्छा एग्जैक्ट क्या होता है, यहाँ पर देखिए 1.66 एक का होता है और एक का होता है 1.67 होता है। तो अप्रॉक्स क्या है, बराबर आता है। हम मास ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं जिसका एटॉमिक मास नंबर कितना है, A है। क्या होगा, सिंपल सी बात है भाई, न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास, ठीक है। न्यूट्रॉन कितने होते हैं, Z के बराबर, सॉरी प्रोटॉन कितने होते हैं, Z के बराबर होते हैं, तो Z × मास ऑफ प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन कितने होते हैं, A - Z के बराबर न्यूट्रॉन, A - Z के बराबर होते हैं तो मास ऑफ न्यूट्रॉन। यानी हम सिंपल सा कहें, जितना मास है प्रोटॉन का और जितना मास है न्यूट्रॉन का उसके बराबर कर देंगे। अगर हमने कहा कि मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अगर अप्रॉक्स सेम मान लेते हैं, और अगर हमने सेम माना तो देख लो
यहाँ पर भी क्या रख दें, मास ऑफ प्रोटॉन, और जैसे ही हमने रखा तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और आपका टोटल मास कितना आ जाएगा, A इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, A इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, यानी एटॉमिक नंबर को मल्टीप्लाई कर दो मास से, वही क्या आ जाएगा आपका टोटल न्यूक्लियस का मास आ जाएगा पूरा। ठीक, अब डेंसिटी की बात करते हैं, क्वेश्चन सबसे ज्यादा यही तो आता है, डेंसिटी क्या होती है, क्योंकि रीजन है। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास अभी कितना आया न्यूक्लियस का, देख लो A मास ऑफ प्रोटॉन, और आपका वॉल्यूम कितना आया, ये वॉल्यूम आपका आया था, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा। अब सारी की सारी वैल्यू कांस्टेंट है। मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर आप देख सकते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन तकरीबन इतना होता है। R0 की वैल्यू भी आप देख सकते हैं यहाँ होती है, बाकी सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो इतना ऑर्डर के बराबर आ जाएगा। डेंसिटी है तो ये मास जो किलोग्राम में रखा गया, ये मीटर में, अगर आपको ग्राम में रखना होगा तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज हम चेंज कर लेंगे। अगर अच्छा डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा गया है कि आपका A0 का मतलब जानते हो क्या है, A की पावर 0, ये A0 नहीं, A की पावर क्या है, 0 है, मैंने बोला था ताकि समझो चीजों को, ठीक है ना। A की पावर 0 यानी डिपेंड नहीं करता, यानी डेंसिटी ऑफ ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट क्या होती है, सेम होती है A0 पर, नॉट डिपेंड, मैं लिख दूंगा अभी, ये डिपेंड नहीं करता है, सबकी सेम होती है। असर्शन रीजन में आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि वो डेंसिटी इंडिपेंडेंट होती है एटॉमिक मास पे, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं न्यूक्लियस के अंदर 3 टाइप के ही फोर्स होते हैं, एक ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, न्यूक्लियर। ग्रेविटेशन जो होता है सबको पता है भाई, दो मास के बीच में जो फोर्स होता है ग्रेविटेशन होता है, और ग्रेविटेशन जो है मास इतना ज्यादा कम है, खुद सोचो मास कितना, -27 के बराबर, तो क्या ग्रेविटेशन का कोई फोर्स आएगा, तकरीबन नेगलेक्ट के बराबर आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, वो मास के बीच में ग्रेविटेशन होता है, ये चार्ज के बीच में होगा। आप खुद सोचो क्या न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता है, नहीं, न्यूट्रॉन पे अगर चार्ज ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो देख लो सिर्फ प्रोटॉन में चार्ज होता है तो प्रोटॉन में फोर्स आएगा, बाकी किसी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में नहीं आएगा और न्यूट्रॉन में नहीं आएगा। क्यों, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। न्यूक्लियर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस बताता है, तो सबसे ज्यादा फोर्स कौन होगा, न्यूक्लियर वाला, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, और फिर क्या होगा आपका ग्रेविटेशन का होगा। ऑर्डर ये है। फीचर देख लेते हैं, फीचर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। पहला, वर्क बिटवीन ओनली न्यूक्लियन, या न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं तो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर की बात करेंगे। दूसरा क्या है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, जैसा कि ये चार्ज पे डिपेंड करता था, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, मतलब सबके बीच में होगा, प्रोटॉन के बीच में होगा, न्यूट्रॉन के बीच में होगा, प्रोटॉन के बीच में होगा, सबके बीच में इक्वल होगा। लेकिन अगर मैं क्लियर कह देता हूं, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो उसके बीच में फोर्स नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होता है। वेरी शॉर्ट रेंज, इसका रेंज बहुत कम होता है, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर तक, न्यूक्लियस के साइज तक ही रहता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। हमने ये न्यूक्लियन माना कि दोनों के बीच में 0.8 फर्मी क्या होता है, 10⁻⁻15 होता है। अगर इससे ज्यादा है, इससे दूर है तो आपस में अट्रैक्ट करेगा कि आजा भाई मेरे पास आजा। लेकिन अगर इससे पास आ गया, बहुत पास आ गया, आप खुद सोचो, अगर ज्यादा पास आएगा क्या रिपेल करेगा, ज्यादा पास आएगा तो रिपेल करेगा। हम ये सोच सकते हैं अगर ज्यादा पास आएगा तो रिपेल करेगा। हम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, 0.8 के। ये आपकी कुछ ये ग्राफ दिया होता है, यहाँ पर मिनिमम होता है या मैक्सिमम, यानी जितना ज्यादा यहाँ पर 0.8 फर्मी, आई थिंक, ठीक है ना। तो ये अपनी क्या है, 0.8 फर्मी, ठीक, 0.8 फर्मी है क्या, ठीक। अब दूसरी चीज क्या आती है आपका, अच्छा 2 ही 3 पॉइंट पूछे जाते हैं, मैंने पूरा लिख दिया। स्पिन डिपेंडेंट का मतलब अगर दोनों न्यूक्लियन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन में, तो न्यूक्लियर का क्या होगा, स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक। और अगर एक अपोजिट में स्पिन, अपोजिट से एक इधर कर रहा है, एक इधर कर रहा है, तो वीक हो जाएगा। सेंट्रल फोर्स नहीं होता, ये सेंटर के अलॉन्ग नहीं लगता है, इसलिए सेंट्रल फोर्स नहीं होता। तो पूरा थ्योरेटिकल पॉइंट था। ये क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, ये वाला Fe56 उसकी रेडियस मैंने R माना है, आपको लिथियम 7 की आपको वैल्यू चाहिए, तो R1/R2 क्या होता है, A1/A2 1 की पावर 3, तो A1 कितना है 56 है और ये कितना है 7, तो 56/7 मतलब 8 की पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट 2 आएगा। तो ऐसे वैल्यू निकाली जाती है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, अचानक से जब क्वेश्चन आता है तो धोखा खा जाते हैं। रेशियो ऑफ डेंसिटी, तो डेंसिटी किसी का भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो उसका रेशियो कितना आएगा, हमेशा 1:1 आएगा। देखते हैं आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। आइंस्टीन क्या कहते हैं कि मास और एनर्जी इक्विवेलेंट होते हैं, यानी मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहीं से आई थिंक जो मुझे जितना जगह है कि टाइम ट्रेवलर जो होता है, जो आप हॉलीवुड फिल्मों में देखते होंगे, टाइम ट्रेवल की जो कहानियाँ होती हैं, कहीं ना कहीं इससे लेना देना उसका होता है कि एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जाए और फिर मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। लेकिन अभी भी ये जो फार्मूला है E=mc², इस पर अभी भी जांच चल रही है। तो ये क्या होता है, E मतलब टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद मास है, मास m के साथ कितनी ज़्यादा एनर्जी एसोसिएट है, वही क्या होता
होता है आपका mc²। सी क्या होता है, यूज्ड एज कन्वर्जन कोफिशिएंट। कन्वर्जन कोफिशिएंट यानी कितना कन्वर्ट होगा कितना नहीं होगा उसके अकॉर्डिंग ये यूज़ किया जाता है। तो सी की वैल्यू सबको पता है, स्पीड ऑफ लाइट होती है। 1 AMU सबको पता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg होती है। और एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 AMU, 1 AMU के साथ कितनी एनर्जी एसोसिएट होगी, mc² बताया था। तो मास की जगह मास पुट कर देंगे और c² की जगह c² पुट कर देंगे। ये वैल्यू किस में आई है, जूल में, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है ना। ये वैल्यू अपनी जूल में आई है और ये वैल्यू अपनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे। और जैसे ही डिवाइड करेंगे हमारी क्या आ जाएगी एनर्जी, वो कितना आएगी, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा ना। और मेगा का मतलब क्या होता है, 10⁶। मेगा का मतलब 10⁶ होता है। 1 AMU का मतलब क्या होता है, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन, क्योंकि उसका मास किसके बराबर आता है, 1.67 × 10⁻⁻27 के अप्रॉक्स आता है, ठीक। अगर मान लीजिए एक AMU की इतनी है, अगर m AMU आ जाए, m AMU, तो m से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। एक AMU की इतना है तो अगर m आ जाए, नंबर ऑफ मास आ जाए कि 10 AMU है, 50 AMU है, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट दो टॉपिक की तरफ। एक आता है आपका मास डिफेक्ट ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये आपका न्यूक्लियॉन है, अनस्टेबल अभी है, न्यूक्लियॉन है अनस्टेबल, स्टेबिलिटी नहीं है। कुछ एनर्जी, सबको पता है एनर्जी और स्टेबिलिटी में उल्टा रिलेशन होता है। एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। हम इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो इसकी एनर्जी को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जैसे ही एनर्जी को कम करेंगे यानी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, और एनर्जी अगर रिलीज होगी तो कुछ मास क्या होगा, डिसअपीयर होगा। सबको पता है ना, क्योंकि एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, मास। यानी कुछ मास यहाँ से जाएगा, वही मास किस में कन्वर्ट होगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा। और एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से कुछ ना कुछ मास जो है आपका, कुछ ना कुछ मास आपका गया होगा, डिसअपीयर हुआ होगा। इसका मतलब क्या है, जिस एग्जांपल लेते हैं, पहले यहाँ 10 था, 2 मास चला गया, 8 बचा, तो यानी इसका मास जो होगा वो ज़्यादा होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका न्यूक्लियॉन हो इसका मास ज़्यादा होता है, ठीक आपका। और अगर इसका मास ज़्यादा है तो इसके मास में से इसके मास को अगर घटा देंगे तो जो मास गया है हमें वो मिल जाएगा। तो मास डिफेक्ट क्या होगा कि हम इसमें से इसको घटा देंगे, न्यूक्लियॉन में से न्यूक्लियस को घटा देंगे। न्यूक्लियॉन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, इतना था न्यूक्लियस प्लस न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का जो मास होगा ये हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें न्यूक्लियस का मास क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है ना। उसके बाद ये तो पहली चीज़ हो गई। इस तरीके से दूसरा अगर मॉडिफाई करना चाहें, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर उसके अकॉर्डिंग हम लोग पुट करना चाहें तो क्या होगा आपका कि न्यूक्लियर एटम माइनस, यहाँ से हमका न्यूक्लियस की वैल्यू निकालोगे तो एटम में से इलेक्ट्रॉन का मास घटा दो, वही क्या होता है आपका न्यूक्लियस का होगा। तो हम न्यूक्लियस की जगह पर क्या पुट कर दे रहे हैं, ये पुट कर दे हैं एटम माइनस जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। हमने जेड से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। यहाँ से वैल्यू जो पुट करेंगे तो ये हमारा एक और फार्मूला आ गया, ठीक। ये तो हो गया। तो किसी तो भी इस फार्मूले पे भी आ सकता है, इस पे भी आ सकता है, मॉडिफाई करके ये भी आ सकता है। तो आपको ध्यान क्या देना है कि यहाँ न्यूक्लियस लिखा हुआ तो ये वाला फार्मूला, एटम की बात करेंगे तो एटम वाला फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है ना। तो ये फार्मूला देखने में टफ लगता है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो ईजिली हो जाएगा। एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू मास डिफेक्ट, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा मास डिफेक्ट m आया, डेल्टा m आया। अब एनर्जी निकालेंगे तो ध्यान देना है, अगर आपकी एनर्जी किलोग्राम में है, मास जो है अगर डेल्टा m आपका किलोग्राम में है तो यहाँ जो वैल्यू रखनी पड़ेगी मीटर पर सेकंड में रखनी पड़ेगी, तो वैल्यू क्या आएगी, जूल में आएगी, ठीक है ना। और अगर मास AMU में है तो AMU की वैल्यू हमने निकाली थी कि एक AMU का इतना होता है एनर्जी, तो डेल्टा m की क्या होगी, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द न्यूक्लियस इनटू फ्री न्यूक्लियॉन। ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में कुछ एनर्जी हम लोग दे रहे हैं। अगर एनर्जी दे रहे हैं इसका मतलब मास बढ़ेगा, खुद सोचो, अगर एनर्जी दे रहे हैं इसका मतलब मास बढ़ेगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका न्यूक्लियॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो न्यूक्लियस से न्यूक्लियॉन में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ भी देख सकते हैं मास बढ़ रहा है, मतलब न्यूक्लियॉन का मास ज्यादा होगा, जैसा कि यहाँ पर हमने देखा था। या हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ से जो आपका न्यूक्लियॉन है उसमें कुछ ना कुछ मास कम होगा और वो क्या बन लेगा, न्यूक्लियस, और कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम एनर्जी निकाल लेंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या आएगी आपका, डेल्टा m इंटू c² या डेल्टा m इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके अकॉर्डिंग फार्मूले के अकॉर्डिंग कुछ भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपके क्वेश्चन के दो पैटर्न हैं। कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई। आपको मास ऑफ प्रोटॉन दिया है, न्यूट्रॉन दिया है और न्यूक्लियर का मास पूरा आपको दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात, हम सबसे पहले क्या देंगे, हीलियम का हमसे पूछा गया है। हीलियम के अंदर क्या था, 2He4। मैंने हीलियम को बताया, हीलियम को तो आपको अल्फा पार्टिकल याद ही रखना है, 2He4। तो 2 का मतलब क्या, एटॉमिक नंबर 2 है, इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे और
आपके न्यूट्रॉन कितने होते हैं, a माइनस जेड, यानी दोनों का डिफरेंस कितना आया 2। डेल्टा m कितना होता है, न्यूक्लियन का मास माइनस न्यूक्लियस का मास, न्यूक्लियन का ज़्यादा होता था, तो न्यूक्लियन में कौन कौन से हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो हमने क्या किया है आपका, अच्छा प्रोटॉन कैसे, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, तो जितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 प्रोटॉन, उसका मास, प्लस 2 आपका न्यूट्रॉन है उसका मास, और माइनस पूरे का मास आपका आ गया। तो मैंने कहा था ना फार्मूला खाली देखने में डराता है, सॉल्व करने में चीज़ें बहुत आसान है। तो हमने न्यूक्लियन का मास निकाला और न्यूक्लियस का दिया हुआ था, दोनों को माइनस किया, डेल्टा एम आया। अब डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर एएमयू में है, सारा का सारा मास कितने में, यू यू यू, यू का मतलब एएमयू में है, तो हम कौन सा लगाएंगे आपका 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे और आपके पास वैल्यू आ जाएगी। दूसरा पैटर्न क्या है, यूरेनियम 238 है वो दिया है, हीलियम का दिया है, थोरियम का दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अल्फा डीके। अल्फा डीके का मतलब जब अल्फा चला जाता है, हालांकि टॉपिक कट चुका है, रेडियो एक्टिविटी उसमें पढ़ाया जाता था डीके वगैरह, तो कट चुका है, अब अल्फा डीके आपसे पूछा गया, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यूरेनियम 238 है, अल्फा गया है, तो क्या बचा, थोरियम आपको दिया हुआ है और हीलियम गया है, यानी यहाँ से ना, और कुछ एनर्जी रिलीज होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी, यही एनर्जी आपसे पूछी गई है। तो पहले डेल्टा एम निकाल लो, डेल्टा एम का मतलब क्या आएगा, डेल्टा एम कितना 238, ये माइनस पूरा ये, भाई इसका माइनस जो शुरू का है उसका माइनस ये वाला, तो इसका टोटल मास दिया हुआ है, थोरियम का पूरा आपका जो है 234 दिया हुआ है, हीलियम का दिया हुआ है, तो यहाँ से डेल्टा एम निकल आएगा। डेल्टा एम आपका देखो पूरा न्यूक्लियन और न्यूक्लियस पूरा का पूरा, ठीक है ना, तो आपका ये निकल आया। और डेल्टा क्यू जो आपकी एनर्जी निकली होगी वो क्या होगी, डेल्टा एम सी स्क्वायर, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये आ जाएगा। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन हमेशा फ्रेम होते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसका मतलब ये बीई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब आपसे पढ़ाया गया था, भाई न्यूक्लियन का मतलब क्या था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, ए के बराबर होती है। समझो मास नंबर इंक्रीज, जैसे जैसे मास नंबर इंक्रीज होगा आपकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, क्योंकि मास इंक्रीज होता जा रहा है, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है, मास बढ़ेगा तो बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर Fe56 कितना है, बाइंडिंग एनर्जी इतना है, और यूरेनियम 238 का इतना है, तो इसका मतलब क्या, डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, वरना उसके अकॉर्डिंग यूरेनियम 238 की इतना ज़्यादा है तो होना चाहिए था, लेकिन रियलिटी में Fe56 की सबसे ज़्यादा होती है। तो इससे क्या पता चला कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए बाइंडिंग एनर्जी नहीं क्राइटेरिया है, बल्कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये क्राइटेरिया है। तो पहली चीज़ तो ये आती है, इस कर्व को ध्यान से देखना, कर्व को सीखना, ठीक है ना। कर्व ये आपको दिया हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में सबसे पहली चीज़ आपको मार्क करना है, पर न्यूक्लियन की दी हुई है, पर न्यूक्लियन की, और मास नंबर ए है ना, ठीक। आपको सबसे पहले देखना है कि आपका ग्राफ ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। मैक्सिमम जो आई है आपका 56 पे मैक्सिमम जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आई है 8.8, यानी सबसे ज़्यादा इसकी होती है। अब इसमें ध्यान से एक चीज़ देखना, यहाँ मैंने क्या लिखा है, फ्यूज़न, यानी जो छोटे वाले हैं वो फ्यूज़न होते हैं। फ्यूज़न का मतलब क्या है, दो चीज़ें आपस में जुड़ जाना। फिजन का मतलब क्या है, दोनों एक से दो चीज़ें टूट जाना, ठीक है ना। तो हल्के वाले फ्यूज़न करते हैं, जुड़ जाते हैं, और भारी वाले अलग हो जाते हैं। अब यहाँ से पूरे पॉइंट को पढ़ते हुए चलते हैं। पहली चीज़, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जितना ज़्यादा वो होगी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। शुरू में क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा विद एटॉमिक नंबर देखिए बढ़ता जा रहा है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी बढ़ता जा रहा है, और मैक्सिमम किसके लिए हो जा रहा है, Fe56 के लिए मैक्सिमम होता जा रहा है। उसके बाद क्या कहा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बिकम सैचुरेट फॉर रेंज 30 to 80 के लिए कहीं ना कहीं ये सैचुरेशन दिखा रहा है। उसके बाद क्या होता है आपका, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता जाएगा 80 के आगे जाएगा, वैसे वैसे क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाता है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, हैवी न्यूक्लियस, जितने भी हैवी न्यूक्लियस होते हैं वो अपनी जो हैवी न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा है तो अनस्टेबल है, तो उनको स्टेबिलिटी मिलेगी कैसे, अपने आप को दो पार्ट में तोड़ लेंगे। तो हैवी न्यूक्लियाई अचीव स्टेबिलिटी बाय ब्रेकिंग इनटू टू स्मॉल न्यूक्लियाई एंड दिस रिएक्शन नोन एज न्यूक्लियर फिजन। तो हम ये कह सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूक्लियर फिजन क्या है, तो ये लिख दो, या आपसे पूछा जाता है कि हैवी न्यूक्लियाई अपने आप को स्टेबल कैसे कहते हैं, तो ये लिख लो। और जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं वो क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, तो वैसे अपने आप को स्टेबल करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम बढ़ रही है, देखो पहले ही आपको पता होगा, हम पढ़ाई होगा कि एनर्जी और स्टेबिलिटी में उल्टा रिलेशन होता है। स्टेबिलिटी जिसकी ज़्यादा होगी मतलब एनर्जी कम होगी। तो अगर स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम बढ़ रही है इसका मतलब एनर्जी कम हो रही होगी, और एनर्जी कम हो रही होगा मतलब एनर्जी निकल रही होगी। तो जो एनर्जी निकल रही होगी वो कितनी होगी, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जो बाइंडिंग एनर्जी फाइनल होगी माइनस बाइंडिंग एनर्जी इनिशियल, वही क्या हो जाएगी, अपनी पूरी की पूरी रिलीज एनर्जी हो जाएगी। ये देखिए आपका लास्ट, ठीक है ना, फिजन और फ्यूजन क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। फिजन का मतलब मैंने बताया था, फिजन का मतलब
जो आपका क्या कर देना है, टूट जाना। और फ्यूज़न का मतलब क्या होता है, आपका जुड़ जाना। पहली चीज़ का, अगर हैवी न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू 2 फ्रेगमेंट पढ़ चुके हैं, अलॉन्ग विद न्यूट्रॉन, इसमें लाइटर न्यूक्लियाई विल ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म हैवी न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या होता है, टेक प्लेस इवन एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे भी आपका फिजन हो सकता है, टूट सकता है। लेकिन फ्यूज़न करवाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। कई जगह 10⁻⁷ होता है, कई जगह 10⁹ केल्विन लिखा होता है, ठीक है ना। दोनों चीज़ें अलग अलग बुक में होती हैं। और क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल थोड़ी है, 10⁻⁷ केल्विन, 10⁹ कहीं ना कहीं टेम्परेचर जो है सन के अप्रॉक्स पहुंच जाता है, सन पे ऐसी चीज़ पॉसिबल हो सकती है, ठीक। एनर्जी रिलीज पर यूनिट मास ऑफ पार्टिसिपेंट इस एनर्जी यूनिट पर अभी देखेंगे, इसका मतलब क्या है, पॉइंट 3 को भी थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे। न्यूट्रॉन लिबरेट होता है, यहाँ पर पॉजिट्रॉन होता है, ठीक है। इसको कंट्रोल आप कर सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एटॉमिक बॉम्ब जैसे होता है, वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल हाइड्रोजन बॉम्ब, तो एटॉमिक बॉम्ब को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर आप देखिए, ये यूरेनियम 235 है, आपको क्या है, न्यूट्रॉन चाहिए होता है, तो ये बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट गया है और 3 न्यूट्रॉन आए हैं यहाँ से, और एनर्जी कितनी निकली, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकली है। यहाँ हाइड्रोजन कंबाइन होकर हीलियम में फॉर्म किए और ये पॉजिट्रॉन निकला यहाँ पर, और 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकली है। तो आप अगर एनर्जी के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से एनर्जी रिलीज पर यूनिट मास ऑफ पार्टिसिपेंट, पर यूनिट की बात की जा रही है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 235, ये देखो कितने थे, मास नंबर 235 ने मिलकर कितना दिया है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो एक ने कितना दिया होगा पर न्यूक्लियन ने, 200/235 0.85, जबकि यहाँ 4 ने, यहाँ पे देखो ये 4, तो 4 ने मिलकर 26 दिया है आपका, देखो 4 ने मिलकर 26 दिया है, ठीक है ना। 4 ने मिलकर 26 दिया है, तो पर न्यूक्लियन कितना हो जाएगा, 26/4, ठीक है ना। मैं देख लेता हूँ, आई थिंक कोई अगर मिस्टेक तो नहीं है इसमें। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पर न्यूट्रॉनो एंटी न्यूट्रॉनो ना, ये सिलेबस से कट गया चीज़ें, ठीक है ना, लेकिन अब एग्जैक्ट चीज़ें ये है ना, न्यूट्रॉनो एंटी न्यूट्रॉनो आपको रेडियोएक्टिविटी में पढ़ाया जाता है, ठीक। अब यहाँ से ठीक है, यही चीज़ लिखी थी, पर न्यूक्लियन की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर कम है, और पर न्यूक्लियन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका 6.5, ये आपकी वैल्यू आ जाती है। उसके बाद हमने क्या देखा, एक चीज़ ये वैल्यू कभी कभी दी होती है, डेल्टा एम जो आता है, ये 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो निकला है, वो 0.1 आपका यूरेनियम का मास है, यानी 0.1% ऑफ फिजन न्यूक्लियस का है। तो अगर यानी ये कहा जा रहा है, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि 1 ग्राम यूरेनियम से कितना एनर्जी मिलती है, 8 × 10⁻10 जूल मिलती है। 1 ग्राम यूरेनियम से इतनी एनर्जी आपको मिलती है। तो किलोवाट आवर में, किलो का मतलब क्या होता है 10⁻3, आवर का मतलब क्या होता है 3600 जो है सेकंड, जब मल्टीप्लाई करोगे किलोवाट आवर को इतना आता है। तो अगर हम किलोवाट आवर में बात करेंगे तो इसको डिवाइड कर दो इससे, तो इतना किलोवाट आवर आ जाता है। ये सिंपल सी मैथ है, ठीक है ना, ये चीज़ होगी। कुछ नोट पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर की बात मैं कर लेता हूँ, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करता हूँ, ठीक। कि कंट्रोल रॉड इसी में बोरॉन और कैडमियम की होती है, जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। खुद यहाँ पर सोचो, आपका न्यूक्लियर रिएक्टर इसी पे बेस्ड है, फिजन पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, किस पर बेस्ड होता है। यहाँ पर न्यूट्रॉन की ज़रूरत होती है, न्यूट्रॉन की ज़रूरत होती है। अगर न्यूट्रॉन को ही एब्जॉर्ब कर लिया जाए तो क्या हम रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बोरॉन या कैडमियम की बनी होती है। हैवी वाटर जो D2O हो, इसका काम क्या होता है, मॉडरेटर होता है, फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करता है, बहुत फास्ट न्यूट्रॉन जो होता है उसको स्लो डाउन करता है। न्यूक्लियर फ्यूल क्या होता है, यूरेनियम 235 या Pu-239 होते हैं ना, ये दोनों चीज़ होते हैं, ठीक है ना। प्लूटोनियम होता है आपका, जो कि नेचुरली नहीं मिलता है लेकिन बेस्ट फ्यूल होता है। एक क्वेश्चन ये होता है, कैलकुलेट नंबर ऑफ फिजन ऑफ यूरेनियम 235 रिक्वायर्ड पर सेकेंड टू जनरेट पावर ऑफ 10 किलोवाट। तो किलोवाट की बात करते हैं, चलो देखते हैं। एक फिजन में हमें कितनी एनर्जी मिलती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, थोड़ा दिक्कत है गले में। तो ये देखते हैं, आपको याद रखना है, यहाँ 200, यहाँ 26, ठीक है। तो एक फिजन में इतनी एनर्जी मिलती है, तो मेगा का मतलब 10⁻6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 × 10⁻−19 जूल। हम जूल की बात करेंगे, क्यों, यहाँ पर किलोवाट में आवर में दिया हुआ, तो जूल की वैल्यू होगी। तो हम क्या करेंगे, किलोवाट को कन्वर्ट कर लेंगे, किसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, आप नॉर्मल, किलो का मतलब 10⁻3 होता है, तो कितना देखो 10 × 10⁻3 आपको दी हुई है, और मिलती कितना है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसको डिवाइड कर देंगे, तो यानी इतना फिजन हमें करवाना पड़ जाएगा, ठीक। दूसरी चीज़, रिप्रोडक्शन फैक्टर कहीं कहीं पूछ लिया
लिया जाता है कि इसकी मतलब क्या होता है, अलग इतनी पूछ लिया जाता है कि अगर के की वैल्यू 1 है इसका मतलब हम रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल चेन रिएक्शन है जैसा कि न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। लेकिन 1 से ज़्यादा है तो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन होगी जैसा एटॉमिक बम होता है। और 1 से कम की बात नहीं करते, लेकिन नॉर्मली अगर 1 से कम की बात है रिटार्ड रिएक्शन है, जिस रिएक्शन को स्टॉप हो चुकी है। चेन रिएक्शन क्या होती है, एक हल्का सा देख लेते हैं। मान लीजिए यूरेनियम 235 है, न्यूट्रॉन है, ये कन्वर्ट हुआ इसमें, अब फिर इस न्यूट्रॉन से 3 यूरेनियम आके रिएक्शन करेंगे, फिर यूरेनियम से न्यूट्रॉन मिलेंगे, फिर इससे ऐसी चेन देखो बढ़ती पूरी चली जा रही। तो यहाँ तक आपका 3 चैप्टर कवर हो चुका है। अप्रॉक्स जो है 8 से 10 मार्क आपके हो चुके हैं, ठीक है ना। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, एक पार्ट आपका जो स्ट्रक्चर आप एटम बचा है उसको मैं अलग से कवर करवा दूंगा। वो थोड़ा सा लेंदी है, लेंदी का मतलब ये कि उसमें डिटेलिंग थोड़ा ज़्यादा है, छोड़ने का मन नहीं करता कोई भी चीज़, ठीक है ना। तो ये मैंने डिटेल में करा दिया है, इसको अच्छे से करिए, ठीक है ना, और एग्जाम में बेस्ट करिए। बेस्ट ऑफ द लक।